जय हिंद साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल GSS एजुकेशन में। और NCERT यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। जो आपके साइंस का जो NCERT का नया बुक लागू हुआ है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, उसमें जो है 10वां चैप्टर जो है वो प्रकाश है। वहीं से भौतिकी आपकी स्टार्ट होती है, फिजिक्स स्टार्ट होता है। तो इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया है प्रकाश का बेसिक, प्रकाश क्या होता है और वो उसके स्रोत के बारे में बताए हैं, और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर का भी यही नाम है कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये जो है आपके चैप्टर का नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे परावर्तन के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको फिर वही हम बताना चाहेंगे कि आप जो भी देखिए इस पे, और हम जो भी बोलेंगे आपको, आप कोशिश कीजिएगा खुद से उसको नोट करने का। आप अपना एक नोटबुक बगल में रखिए और आप पेन रखिए। हम जो भी बोल रहे हैं आप उसको सुनिए, एक बार दो बार सुनिए और ट्राई कीजिए खुद से लिखने का, क्योंकि जब आप खुद से लिखेंगे तो हो सकता है कि वो आप ज़्यादा बेहतर लिख सकें। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अगर आप देख करके लिख लिए फिर रट लिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, एक बार दो बार समझिए, फिर उसको जब समझ में आ जाए तो खुद की भाषा में लिखना स्टार्ट कीजिए। ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे की कक्षाओं के लिए भी और अभी के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए देखिए, पहले आप सिंपल सी भाषा, पहले आप इसको मत समझिए, पहले आप इधर देखिए, सोचिए कि परावर्तन से होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। पहले आप जब शब्दों का मतलब लगाना समझ जाएंगे, उसका मतलब क्या होता है, अगर उसके बारे में आप जान जाएंगे तो फिर आपको कोई भी परिभाषा समझने में, लिखने में बहुत आसानी होती है। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि परावर्तन का मतलब क्या होता है, आप उसको जानिए। तो देखिए क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है कोई जा रहा है, किसी रास्ते पे जा रहा है और किसी वस्तु से टकरा करके पुनः उसी रास्ते में लौट के आ रहा है। यही प्रक्रिया जो होती है परावर्तन। जैसे ये मेरा मान लीजिए कोई वस्तु है, जा रहा है, रास्ते में कोई इसको बाधा आया, वहाँ से टकराया, फिर वो वापस आने लगा। तो ये जो प्रक्रिया है जाना और आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो देखिए अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब परावर्तन तो आप समझ गए कि कोई वस्तु जा रही है अपने मार्ग में और वहाँ पर कोई एक बाधा उसको रास्ते में आया, वहाँ से टकराई और फिर वह वापस आ गई। ये प्रक्रिया जो है परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलती हो, स्रोत के बारे में हमने आपको बताया है पिछला वीडियो में, जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकल करके अपने किसी भी मार्ग में गमन कर रही हो, तो गमन जब करती हो और रास्ते में उसे कोई ऐसी वस्तु मिले, ऐसा सतह मिले जहाँ से वो टकरा करके पुनः जिस रास्ते पे जा रही थी उसी रास्ते में लौटना शुरू कर दे या लौट करके वापस आने लगे, तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन आप समझ गए। और प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण जा रही हो, किसी सतह से टकरा रही हो और पुनः उसी माध्यम में लौट के आ रही हो, तो ये प्रक्रिया क्या होता है, वो प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे भी हम लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण, देखिए अभी आपको बताएं हम, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर अपने मार्ग में गमन करती हो, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर अपने मार्ग में गमन करती है तथा किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराती है, किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराती है। चिकनी, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा उबड़ खाबड़ सतह रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश का जो किरण है वो पूरी तरह से पूरी मात्रा में लौट नहीं पाएगी, क्योंकि जब सतह समतल नहीं रहेगा, सतह चिकना नहीं रहेगा, तो जब वो प्रकाश की किरण जाएगी तो उसका इधर उधर डिफ्यूजन हो जाएगा, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ उधर चली जाएंगी, वो पूरी तरह से एक उसी मार्ग में, उसी रास्ते में, उसी माध्यम में नहीं लौट पाएंगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि किसी चिकनी और पालिशदार सतह से टकराती है तो उनका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकल करके किसी माध्यम में या फिर अपने मार्ग में गमन करती है और रास्ते में वो अपने मार्ग में किसी एक चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी रास्ते में लौट आती हैं, तो यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप इसे लिखने की कोशिश कीजिए, नोटिस कीजिए और देखिए आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रकाश का किरण है, अब इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए।
अब जैसे मान लीजिए ये मेरा स्रोत है कोई, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है और रास्ते में कोई मेरा एक चिकना सतह है, ठीक, इधर पॉलिश किया हुआ है, ये उसका चिकना भाग है। अब इधर से प्रकाश की किरण जा रही है और यहाँ जा कर के टकराई, फिर पुनः उसी रास्ते से लौट के आ रही हो, इधर से जा रही थी, इधर से लौट के आ रही हो। तो ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चलिए अब जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए नियम भी होता है, कोई भी बहुत सारा जो भी आप प्रोसेस पढ़ते होंगे, कोई भी प्रक्रिया पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, तो हर एक चीज़ का एक नियम होता है, कोई रूल रेगुलेशन होता है। ऐसे नहीं होता कि कुछ भी ऐसे हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसके भी, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। वो दोनों नियम क्या हैं, आप एकदम आंख बंद करके ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा एक बार में। और आपको हम ब्लैक बोर्ड पे बोर्ड पे बताएंगे कि किस तरह से ये नियम प्रूफ होते हैं। तो जैसे देखिए पहला जो नियम है उसमें है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे देखिए, अब देखिए आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या होता है, तो देखिए आप याद करिए और आप नोटिस लिखने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी सतह पे, ऐसे मान लीजिए ये मेरा सतह है, ये मेरा सतह है, ठीक, इसी सतह पर ऐसे मान लीजिए ये मेरा सतह है, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण जब उस चिकनी सतह पे जिस एंगल से आ रही हो, जिस कोण से आ रही हो, जिस कोण से आकर इस पर टकराती हो, वह जो कोण है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण। अब देखिए परावर्तन क्या और कोण क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको हम बताएं, ये मेरा सतह हो गया, ये मान लीजिए अभिलंब है, ये अब यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण आते समय अभिलंब के साथ जो कोण बनाती हो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब यहाँ से आई और आगे टकराई, फिर उसी माध्यम में लौट गई। देखिए उसी माध्यम में लौट रही है ना, उसी माध्यम में लौट रही है। तो अब लौटते समय अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण मतलब ये कोण बराबर ये कोण होता है, मतलब I बराबर R। ये होता है आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण। अब देखिए ये जो आने वाली किरण है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण। और ये जो जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, यहाँ भी देखिए लिखे हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब है। और ये क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, जहाँ पे प्रकाश की किरणें आती हो, टकराती हो और फिर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हो। तो ये जो बिंदु है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, पर अभिलंब, ये अभिलंब है ना। तो देखिए दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई भी एक चिकनी सतह है, तो इसका एक तल ये हुआ, एक तल ये हुआ, लेकिन ये दोनों, ये तीनों क्या है, इसी तल में है ना। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, बी में तो नहीं है कोई बी, ऐसा तो नहीं है कि आपतित किरण इधर जा रही, परावर्तित किरण, अगर परावर्तित किरण इधर जाती तो वो आप, ये परावर्तन का कोण नहीं होता, ये माध्यम नहीं होता, ये परावर्तन केस नहीं होता, ये कोई और केस हो जाता है, उसको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिस माध्यम से आ रही है टकरा के उसी माध्यम में जा रही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होगा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए हो, किसी स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकल रही हो और अपने मार्ग में, उसी अपने माध्यम में गमन करते हुए किसी चिकनी पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रही हो, तो यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही हो गया आपका 2 नियम। अब देखिए परावर्तन का जो ये नियम है ये गोली दर्पणों, गोली पृष्ठों, जैसे गोली पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये वाला दर्पण हुआ, सॉरी कोई भी ऐसा मेरा दर्पण हुआ या ऐसा दर्पण हुआ, तो जब गोली ये और एक ऐसा भी दर्पण होता है, समतल दर्पण जिसे बोलते हैं आप। तो देखिए परावर्तन का ये जो नियम है ये गोली पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं केवल गोली पृष्ठों के लिए परावर्तन का नियम लागू होता है, ये किसी भी तरह का परावर्तक तल हो जिससे प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती हो उसके लिए ये नियम लागू होगा। जैसे आप समतल दर्पण का अध्ययन पढ़े होंगे, आप पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में था, जिस समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का जो है प्रतिबिंब किसी वस्तु का कैसा बनता है। आप जानते हैं कि समतल दर्पण ऐसे होता है जो आप अपने घर में देखे होंगे, जहाँ पे आप कंघी करते हैं तो वो क्या है, समतल दर्पण है ना। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है और वो वस्तु के बराबर होता है, तथा वस्तु से जो प्रतिबिंब की दूरी है, जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, वो कितनी दूरी होती है, वो वस्तु जितना दूर है। जैसे ये मेरा समतल दर्पण है, समतल दर्पण से ये मेरा वस्तु है, ये समतल दर्पण और ये वस्तु के बीच की जितनी दूरी है उतनी दूरी ही प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की होती है। तो समतल दर्पण के जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनके लक्षण आपको पता हो गया। पहला लक्षण क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। दूसरा लक्षण क्या है, आभासी होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है समतल दर्पण द्वारा। और तीसरा लक्षण क्या होता है कि समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो लंबाई होती है वो हमेशा वस्तु के लंबाई के बराबर होती है। और चौथा क्या होता है कि दर्पण से, समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी होती है दर्पण और वस्तु के बीच की। तो ये चारों नियम आपको पता, ये चारों लक्षण है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के। पहला है कि सीधा होता है, दूसरा है आभासी होता है, तीसरा होता है वस्तु के बराबर, चौथा होता है जितनी दूरी वस्तु से दर्पण के बीच की उतनी ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो ये हुआ आपका पहला पोर्शन, आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। तो चलिए साथियों अब हम जानते हैं गोली दर्पण क्या होता है। अभी आपको हम बताए थे, इसके पहला जो अभी जस्ट पहले बताए थे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। अब हम जानते हैं दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण आप पिछली कक्षा में पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके भी हैं, और जिसमें समतल दर्पण के बारे में भी हम बताए थे कि उसे प्रतिबिंब कैसे बनता है। अभी हम बताएंगे गोली दर्पण क्या होता है, और गोली दर्पण के बारे में ही हम लोगों को इसमें अध्ययन करना है इस चैप्टर में। तो गोली दर्पण क्या होता है, देखिए जब किसी भी एक कोई ऐसा गोला है, गोलीय पृष्ठ है, कोई भी एक गोला है, अगर इसको किनारे से 2 भागों में काट दिया जाए, काट करके अलग कर दिया जाए, और ये काट के अलग किए तो ऐसा बन जाएगा, और उसका कोई एक सतह को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, कोई एक सतह को क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, तो उसका दूसरी सतह जो है वो क्या हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, मतलब वहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो ये जो आकृति बना मेरा, इसको काट देने के बाद ये जो दोनों आकृति बना, यही क्या है, मेरा गोलीय दर्पण है। क्या है, गोली दर्पण। तो देखिए ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब यही पृष्ठ, ये जहाँ से परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ये देखिए इस सतह पे, इसका जो भीतरी सतह है इस पर हम पॉलिश किए हुए हैं। ये जो लाइन दिख रहा है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है। तो ये जो सतह है, ये बाहरी सतह है, यहीं से प्रकाश का परावर्तन होगा, और ये गोली रूप में है। तो अगर किसी गोले को काट करके, उसके 2 भागों में काट करके उसके किसी एक सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा सतह चिकना हो जाएगा, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, ये परावर्तक पृष्ठ है मेरा, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोली दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक ना, पहला आपको समझ में आ गया कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का निर्माण कैसे होता है, जब किसी एक ठोस गोले को काट करके, बीच से काट करके अलग अलग कर दिया जाए, उसके खोखले गोले को काट करके अलग अलग कर दिया जाए, उसके एक किसी भाग पर
पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा उसका भाग जो है वो परावर्तक हो जाएगा। तो जब उसका परावर्तक भाग ऐसे हो, मतलब ऐसे गोला हो, ऐसे जैसे देखिए ये मेरा मान लीजिए गोला का है, किसी गोले से काट करके हम ये दर्पण बना रहे थे, इस सतह पे हम पॉलिश कर दिए, मतलब ये वाला जो सतह है ये चिकना हो गया, यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जब परावर्तक पृष्ठ जो है ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। परावर्तक पृष्ठ चिकना हो जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो, तो ऐसे दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण भी दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि जब गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ हो, जैसे देखिए ये धंसा हुआ है ना, ये धंसा हुआ भाग है, तो जब गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ऐसे हो, धंसा हुआ रूप में हो, ऐसे हो, मतलब इस भाग पे पॉलिश किया हुआ है और इस भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अब बस उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जब उभरे हुए भाग से, गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे दर्पण मेरा हो जाएगा, इधर पॉलिश किया हुआ है और यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, मतलब जो मेरा परावर्तक पृष्ठ है ये उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। लेकिन जब परावर्तक पृष्ठ मेरा धंसा हुआ हो और जो उसका पॉलिश वाला पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, वो मेरा उभरा हुआ हो, तो वो दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो अब आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ होता है और उसका पॉलिशदार चिकना जो पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, और जो पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है वो धंसा हुआ रहता है। ये हुआ मेरा आपका प्रकाश गोली दर्पण के दो प्रकार हो गए, पहला अवतल, दूसरा उत्तल। चलिए अब हम जो है दर्पण के और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आगे का जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे या फिर जो भी कोई एक आगे का फार्मूला डेरिवेशन आप सीखेंगे उसमें इन सही पॉइंट का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि और भी क्या क्या पोर्शन होता है उत्तल और अवतल दर्पण में। तो देखिए जैसे एक होता है पॉइंट होता है दर्पण का ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं, इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखते रहिए, सब का डेफिनेशन पूछ देता है एक एक नंबर में कि दर्पण के ध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, आप लिखेंगे कि किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ही दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे पोल कहते हैं। समझ में आया? पहला पॉइंट आप ये समझ में आ गया सबको कि दर्पण का ध्रुव, जिसे आप पी से नोट करते हैं, ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब दूसरा होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, जिसे आप कैपिटल सी से नोट करते हैं, वो क्या होता है, जैसे देखिए अभी आपको हम बताया ना कि दर्पण, गोली दर्पण का निर्माण कैसे होता है, किसी खोखले गोले को काट करके, किसी खोखले गोले को ऐसे काट करके उसका किसी एक सतह पे क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरी सतह क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। जैसे ये प्रकाश का परावर्तन आई, जैसे लौट गई प्रकाश की किरण, तो ये सतह मेरा क्या हो गया, गोली दर्पण का हो गया। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक खोखले गोले का भाग होता है, गोले का एक भाग होता है, बोले ना भाई कि जो भी किसी भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, तो जिस गोले का ये भाग है उसी गोले की जो केंद्र होगी, सेंटर होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल सी से नोट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और उस गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आप नोट कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। अब आता है वक्रता त्रिज्या। तो बस वही चीज़ है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जब किसी भी गोली दर्पण, जो गोली दर्पण किसी एक गोले का भाग होता है, तो उस गोले का जो त्रिज्या है उसी को हम उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपको अब दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण का वक्रता त्रिज्या, ये तीनों आपको पता चल गया। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु,
और उसे P से नोट करते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो गोली दर्पण है किसी एक गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का त्रिज्या ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मेरा खोखला गोला से काट करके बनाया हुआ है, ऐसे मान लीजिए ऐसे रहा होगा पूरा गोला, तो आप इसको काट करके यहाँ से बना दिए हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, मान लीजिए ऐसे यहाँ से, तो अब ये मेरा दर्पण बन गया है। तो इसका मध्य बिंदु P कहलाएगा, पोल हो जाएगा। अब जो है ये इसी गोले का ये भाग था, तो इसका जो केंद्र है वक्रता केंद्र C यहाँ पे हो गया। तो R क्या हो गया, R से त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये वक्रता पोल P और C के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या होता है। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो उसके पोल से होकर गुजरती है, दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए उसके मुख्य पोल से होकर गुजरती हो, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के जो मुख्य बिंदु थे ये क्या क्या है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि दर्पण का फोकस और फोकस दूरी के बारे में हम बताएंगे वो क्या होता है। ये सब आप पॉइंट लिख लीजिएगा, एक एक नंबर में पूछ देता है और आगे भी आपको जब कोई एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें भी इनका जरूरत पड़ेगा। तो दर्पण का ध्रुव P, इसे पोल बोलते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र C, दर्पण का वक्रता त्रिज्या R और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, इसको आप समझ गए। चलिए अब हम जानते हैं दर्पण के फोकस के बारे में। दर्पण का मुख्य फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक क्या होता है। अभी आपको हम बताएं कि दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और बताए थे कि मुख्य अक्ष क्या क्या होता है। अब हम जानेंगे कि दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी F क्या होता है और दर्पण का द्वारक क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई भी एक दर्पण है, जैसे आप इसके बाहरी तल पे जो है ऐसे ऐसे पॉलिश कर दिए। इसे आप, ये कौन सा दर्पण है बताइए, उत्तल है कि अवतल है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो धंसा हुआ भाग है ये यहाँ से परावर्तन हो रहा है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। अगर ऐसे रहता मेरा ऐसे और यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉलिश किया होता है, इस भाग से परावर्तन होता है, तो ये मेरा उत्तल दर्पण कहलाता है, ये अवतल दर्पण है। तो देखिए जब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, सतह से टकरा रही है और ये वापस हो रही है। देखिए आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण, ये भी आ रही है। ये सब मुख्य अक्ष के समांतर है। देखिए ये मेरा मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब से किरणें क्या है, इसके समांतर है। तो देखिए अब आप क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस का परिभाषा लिखेंगे क्या कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में लौटती हैं, तो किसी एक बिंदु पे आकर के मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे आप F से नोट करते हैं। तो अब आप समझ गए क्या लिखेंगे कि परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौटती हैं, तो वो किसी एक बिंदु पे मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे आप कैपिटल F से नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, ये इधर से प्रकाश जा रही है टकरा करके यहाँ वापस हो रही है, ये प्रकाश जा रही है लौट रही है यहाँ पे किरण। देखिए ये मुख्य अक्ष मेरा है, यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ से जा रही है टकरा कर ऐसे आ रही है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। अब देखिए फोकस दूरी क्या होता है कि दर्पण का ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष F के बीच का जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको आप स्मॉल f से नोट करते हैं। तो कैपिटल F और कैपिटल P के बीच का जो दूरी है वो मेरा स्मॉल f है, मतलब उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच का जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो आप फोकस दूरी का परिभाषा क्या लिखेंगे कि गोली दर्पण में दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे आप स्मॉल f से नोट करते हैं। एक होता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, जैसे मेरा गोली दर्पण है, ये कोई भी एक गोली दर्पण है, तो जो इसका ये भाग हुआ जहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं, जितनी मात्रा में आ सकती हैं, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं ना,
तो इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण का द्वारक होता है, इसे आप MN से नोट कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया कि दर्पण का द्वारक क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है और मुख्य फोकस क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अब अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो प्रतिबिंब बनने का भी कुछ नियम होता है, जैसे आप अभी पढ़े थे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, उसी तरह प्रतिबिंब बनने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम को फॉलो करेगा तभी मेरा प्रकाश जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो प्रकाश का परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनता है, गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए अब हम उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए पहले आप जान जाइए कि प्रतिबिंब होता क्या है, कैसे बनता क्या है। जैसे किसी भी दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रख दी जाती हो तो उस वस्तु से जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं उस वस्तु से होकर के वो दर्पण से जाकर टकराएंगी और दर्पण से टकराने के बाद उनका परावर्तन होगा। तो जब परावर्तन के बाद वो किरणें, वो बहुत सारी किरणें होंगी, वो जाकर के जब किसी एक पॉइंट पे, किसी एक बिंदु पर कम से कम 2 किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हों, कट करती हों, तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अदरवाइज वहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से पर जा रही हो और टकराने के बाद, कोई वस्तु रखी हुई है वहाँ से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है दर्पण पे जा रही हो, टकराने के बाद वापस लौटती हो उसी माध्यम में, और उसमें से कम 2 किरण एक दूसरे से क्रॉस होती हैं, कटती हैं, तो वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो देखिए अब हम जानेंगे कि प्रकाश की किरणें कैसे जाती हैं दर्पण पे, उनका भी नियम है। और दर्पण पे जब जाती हैं तो वो लौट करके किधर जाती हैं, कहाँ से होकर जाती हैं, ताकि उसमें से कोई भी 2 किरण जब एक दूसरे से कट करे, एक दूसरे को कट करे, क्रॉस करे, तो और क्रॉस करने से वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो। तो उसके लिए हम जानते हैं कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनना होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है गोली दर्पण के द्वारा। तो देखिए इसके भी 3 नियम हैं। जब प्रकाश की किरणें जो जाती हैं, तो जब जाती है प्रकाश की किरणें तो परावर्तन होता है उनका, और परावर्तन के बाद वो किस दिशा में जाएंगी, किस पॉइंट से होकर जाएंगी, किस बिंदु से होकर जाएंगी और कहाँ पे जाकर टकराएंगी, इसी पे डिपेंड करता है कि मेरा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्योंकि जब वो परावर्तन के बाद 2 किरणें जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे वस्तु का निर्माण होगा। अगर वो इतना दूर काटती हैं, यहाँ पे काटती हैं तो वहाँ पे होगा, यहाँ काटती हैं यहाँ होगा, जहाँ पे काटेंगी। तो इसका मतलब वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान बदल रहा है, और वो डिपेंड करता है कि वो किरणें परावर्तन के बाद कहाँ काट रही हैं, जहाँ काट रही हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो उसका अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग परावर्तन होगा, अलग अलग वस्तु का स्थिति होगा। तो हम जानना चाहेंगे, चलिए हम जानते हैं कि कैसे वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान बदलता है और कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उसके लिए पहले क्या होता है, पहले नियम में क्या होता है कि जब दर्पण के, देखिए प्रकाश की किरणों का 3 नियम है, ये किस तरह से जाती हैं और किस तरह से एक दूसरे को काटती हैं। जब ये काटेंगी तभी प्रकाश के वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के, देखिए आप सुनिए, सुन करके लिखिए, आप इस पर मत देखा करिए, इसको देख करके मत लिखने को। देखिए सुनिए कि जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम यही है कि वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। देखिए यहाँ उदाहरण के लिए बताएं हम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। ये पहला नियम है। देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। जैसे देखिए ये मेरा अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही थी, दर्पण से टकराया और ये पुनः उसी माध्यम में लौट रहा है। तो जब ये लौटेगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण भी वही सिचुएशन है, बट यहाँ पे होता क्या है कि वस्तु का जो दर्पण का जो फोकस है वो दर्पण के दाहिने साइड में होता है, इसमें क्या होता है लेफ्ट में होता है, इधर होता है इसका। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यहाँ टकराई और यहाँ से ऐसे वापस हो गई। तो अगर आप
को फोकस का पता करना है तो अगर इस किरण को आप डॉट 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 करके पता करें तो यही उसका क्या होता है, ये मुख्य फोकस से ही जाती हुई प्रतीत होती है। तो यही होगा पहला नियम कि मुख्य दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या हो गया कि दर्पण के मुख्य फोकस, बस जस्ट उसी का उल्टा, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहला वाले में क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी। दूसरा वाले में क्या है कि मुख्य फोकस से होकर आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हैं। ये दूसरा नियम है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जैसे देखिए ये फोकस मेरा है, फोकस पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है तो इससे जो प्रकाश की किरण आएगी फोकस से होकर जाती हो और दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। वही चीज़ यहाँ भी है उत्तल दर्पण में भी कि ये देखिए यहाँ से मेरा वस्तु आ रहा है, यहाँ फोकस है, मतलब फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है ना, फोकस इसका राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पे आपको आभासी देखना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है मुख्य फोकस से और ये दर्पण पे टकराई और ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो पहला नियम क्या हो गया कि पहला नियम हो गया कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम क्या है, अगर मुख्य फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम क्या होता है कि दर्पण का वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरती है। तीसरा क्या हो गया कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आ रही है, जैसे मान लीजिए मेरा वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से आ रही हो तो परावर्तन के पश्चात फिर वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे अभी आप पहले दूसरे में क्या देखें कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो फोकस से होकर गुजर रही है और अगर फोकस से जा रही तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही जाएगी। अब देखिए प्रकाश के जो किरण के परावर्तन के ये तीनों नियम आप समझ गए। पहला नियम क्या है कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो वो फोकस से होकर जाती है, और दूसरा नियम क्या हुआ कि अगर मुख्य फोकस से आ रही हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, और तीसरा नियम क्या होता है कि अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। अब देखिए इन्हीं तीन नियमों के अनुसार, इन्हीं तीन नियमों के आधार पे अब आप सीखेंगे कि किस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि अब देखेंगे आप अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर जो है आप वस्तु रखेंगे, वहाँ से वस्तुओं से प्रतिबिंब आएगा और आप देखेंगे कि इनमें से कोई भी दो किरण, चाहे ये किरण चाहे एक इधर से आने वाली किरण, कोई भी दो किरण एक दूसरे को जहाँ पे भी क्रॉस करेगी, कट करेगी, वहीं पे मेरा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और किस तरह से उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और हम उसमें जानेंगे भी कि मेरा वस्तु अगर यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु मेरा यहाँ है तो उसका दर्पण के एकदम नज़दीक है तो कहाँ बनेगा, ज़्यादा दूरी पे है तो अनंत पे है तो कहाँ बनेगा। ये सब भी डिपेंड करता है इन्हीं किरणों के अनुसार ही। वो जहाँ एक दूसरे कट करेंगे, अगर वो यहाँ पे कट कर रही तो यहाँ बनेगा, यहाँ कट कर रही तो यहाँ बनेगा, यहाँ कट कर रही तो यहाँ बनेगा। तो अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि ये किरणें एक दूसरे को कहाँ पे कट करेंगी, वो हम चलिए आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से वस्तु दर्पण के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो अपना स्थान कैसे बदलता है। अब हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, और आप अपने कॉपी में नोट पे लिखिएगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ज़्यादातर इसी अवतल दर्पण से ही पूछा जाता है कि अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो अलग अलग स्थितियों में वस्तु को हम रखेंगे, अवतल दर्पण मेरा हुआ, उसके आगे सामने आगे पीछे रखेंगे वस्तु को और देखेंगे कि उसका दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो चलिए देखिए, तो आप हेडिंग में डालिएगा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु क्या है अनंत पर रखी हो। जैसे ये मान लीजिए मेरा अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण से वस्तु मेरा इधर कहीं भी अनंत पे रखी हुई है। अनंत का मतलब इसका हमें दूरी पता नहीं हो, वस्तु कहाँ रखी है, कितना दूर पे रखी हुई है, उसका हमको नहीं पता, तो न उस वस्तु का हमें लंबाई पता है न कुछ पता है। तो अब देखिए, अभी हम आपको इसके पहले बताए थे कि प्रकाश किस तरह से आती है और परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए मेरा वस्तु इधर रखी हुई थी अनंत पे, कहीं पे ऐसे रखा हुआ है वस्तु, तो देखिए, लेकिन अब ये भी देखिए ध्यान दीजिएगा, जो भी आप फिगर बनाएंगे, चित्र बनाएंगे,
उसमें आप एरो का नोट करना विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप तीर एरो का निशान नहीं लगाते हैं मतलब आपका ये गलत हो जाएगा, ये पता नहीं चलेगा किरण किधर से आ रही किधर जा रही है। आपको ये एरो का निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये मेरा वस्तु है, मान लीजिए अनंत पे है, यहाँ पे मेरा सी है जिसे आप वक्रता केंद्र बोलते हैं, ये मेरा एफ है मुख्य फोकस, और ये पता नहीं वस्तु अनंत पे कहीं पे भी रखी हुई है। तो दर्पण से वस्तु के अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, आप पहले पढ़े हैं कि अनंत से अब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। और दूसरा क्या है कि फोकस ये दूसरा भी वही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस होकर गुजरती है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि दोनों प्रकाश की किरण एक इधर से आ रही है फोकस से गुजर रही है, एक इधर से आ रही है फोकस से गुजर रही है। अब यही दोनों प्रकाश की किरण यही इसी बिंदु पर कट कर रही है ना, कहाँ पे कट कर रही है, फोकस पे कट कर रही है। तो इसका मतलब आपको बताया था जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति में आप क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा है। अत्यधिक छोटा है ना, इसमें पता चल रहा है कि मेरा प्रतिबिंब किधर बन रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा है मतलब बिंदु के आकार का है। किसके आकार का है, बिंदु के आकार का है, और वास्तविक है और उल्टा है। तो देखिए आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण जो है इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। आप याद करिए, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है उसका ये क्वालिटी है, ये नेचर है कि वो हमेशा उल्टा होता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, और अवतल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो हमेशा दर्पण के सामने बनता है, दर्पण की ओर बनता है ना, दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण की ओर। तो अब आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, दर्पण के सामने मतलब दर्पण की ओर, मुख्य फोकस पर वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये सारा 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अनंत पे रखी। देखिए पहला कंडीशन क्या है, जब अवतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने मुख्य फोकस पे अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हुई। देखिए अब क्या है, आप नोट कीजिए कि आपका ये दर्पण है, अब वस्तु आपका धीरे धीरे दर्पण की ओर आ रहा है। देखिए आपका जब वस्तु बहुत दूर था तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे बना था। अब मेरा वस्तु जो है अब नज़दीक आ रहा है। मान लीजिए अब मेरा वस्तु यहाँ आ गया, अब कहाँ आ गया, सी और अनंत के बीच में। इधर तो अनंत है और यहाँ सी है, वक्रता केंद्र। तो अब दूसरा कंडीशन क्या है कि वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस टाइम आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो अब प्रतिबिंब का किरण आया, वास्तविक किरण आपतित किरण है, आ रही है। ये देखिए एरो का निशान लगाना नहीं भूलिएगा। आई, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा क्या है कि मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 2 नियम बताए, 3 नियम बताए थे ना। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरती है। दूसरा क्या बताया, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इस बार वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आप देखिए यहाँ पे आगे कट कर दी, जहाँ पे कट करी उसे आप एरो का निशान लगे, यहाँ पे एरो का निशान लगे। इसका मतलब मेरा वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन रहा है। ये सी है और ये एफ के बीच में है। अब आप क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। आप लिख सकते हैं कि दर्पण के सामने वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है सी और एफ के बीच में। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। अब देखिए अब आपका फिर वस्तु, अब देखिए यहाँ पे क्या था, आपका वस्तु बहुत दूर था तो आपका प्रतिबिंब एफ पे बन रहा था। अब आपका वस्तु यहाँ आ गया तो आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, अब एफ और सी के बीच में आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे मेरा वस्तु नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मेरा प्रतिबिंब दूर जा रहा है ना, प्रतिबिंब दूर यहाँ पे। आप पहला कंडीशन में प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, दूसरा कंडीशन में यहाँ बन रहा है, तीसरा में आप देखिए कहाँ बनता है, तो जब वक्रता केंद्र सी पर हो। तो देखिए अब मान लीजिए आपका वस्तु यहाँ पे सी पर रखी हुई है, तो पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से गुजर जाती है, फोकस से गुजर गई। दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण वक्रता मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखिए ये दोनों किरण आगे कहाँ काट रही है एक दूसरे को, यहाँ पे काट रही है। इसका मतलब यही पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा।
तो अब देखिए मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी पे ही बन गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के दर्पण के सामने उल्टा और वस्तु के बराबर वास्तविक, देखिए क्या है, वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पे बन रहा था, बिंदु के आकार का बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु मेरा वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखी हुई तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बन रहा था, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था सी और एफ के बीच में। देखिए यहाँ पे सी और एफ के बीच में, और वस्तु से छोटा बन रहा था, वस्तु से छोटा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था और दर्पण के सामने बन रहा था। तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर दर्पण के सामने वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग अगला कंडीशन कि अगला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर उस टाइम देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन। ये चौथा कंडीशन। अभी 3 कंडीशन आपको बता दिए कि अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये उसका चौथा कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन है कि जब वस्तु जो है मेरा वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में हो। ये देखिए, ये वस्तु आपका वक्रता केंद्र सी है और ये एफ है। जब इसके बीच में मेरी वस्तु रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब हम उसके बारे में जानते हैं। ये मेरा चौथा कंडीशन है। फिर वही नियम आप जानते हैं कि जो वस्तु से निकलने वाली प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाती है, वापस हो जाती है, लौट जाती है परावर्तन के बाद। और दूसरा क्या है कि अगर वो फोकस से जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये दोनों किरणें आपको दिख रहा होगा कि पहला जा रहा परावर्तक तल से टकरा रही है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जा रही है। दूसरा किरण क्या है, मुख्य फोकस से जा रही है, परावर्तन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष उसके समांतर होकर के आ रही है और यहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस करती हैं। यहीं पे मेरा क्या होगा, वस्तु का निर्माण होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा वस्तु का जो है लंबाई, ये मेरा प्रतिबिंब का लंबाई है और प्रतिबिंब का लंबाई आपको दिख रहा होगा वस्तु की लंबाई से बड़ा है। तो अब आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में आप क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र सी से दूर, देख रहे हैं ये मेरा सी है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में भी आप लिख सकते हैं। जो प्रतिबिंब बनेगा वो मेरा वक्रता केंद्र और इधर अनंत है, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में वास्तविक, उल्टा, ये तो उल्टा दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है और वस्तु से बड़ा। अभी आपको हम बताएं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है, अगर आभासी है तो वो सीधा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है। तो वक्रता केंद्र सी से दूर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ये मेरा चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो। अब आप देखिए यहाँ पे ये वाला, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर रखी हो तब वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जैसे यहाँ पे भी आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और रिटर्न होकर के वो फोकस से गुजर गई। चलिए इधर दूसरा कंडीशन क्या है कि वक्रता केंद्र सी से जा रही है, वक्रता केंद्र सी से जा रही है और परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र सी से ही वापस लौटेगी। ये आप कंडीशन पढ़े थे। तो वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र सी से ही वापस लौट जाती है और पहला कंडीशन था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से गुजर जाती है। और आपको ये दिख रहा है दोनों किरणें जो है एक दूसरे से ऐसे रिटर्न हो रही हैं, वापस हो रही हैं और वो जाते 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 कहीं पे आपको ऐसे दिख रहा होगा कि एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो अनंत पर जाके एक दूसरे को कट करेंगे और जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे उस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति आप क्या लिखेंगे, अनंत पे बन रहा है ना, अनंत पर, वास्तविक और उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये पांचवा कंडीशन होगा कि वस्तु का जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। छठा कंडीशन क्या है, जब वस्तु ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में हो। यहाँ पे ध्रुव P है, पोल P और मुख्य फोकस F के बीच में रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। तो फिर वही कंडीशन आप जानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद
मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ये देखिए प्रकाश की किरण जा रही है, परावर्तन हो करके ये मुख्य फोकस से वापस हो जा रही है। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके परावर्तन के पश्चात और ये जो है वक्रता केंद्र सी पे से ही वापस हो जाती है। तो अगर इन दोनों किरणों को आप ऐसे खींचें तो ऐसे दिख रहा है ना, ये एक दूसरे से क्या है, दोनों दूर जा रही हैं। दूर जाने का मतलब ये रियल में कभी भी मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा मेरा। लेकिन इसमें क्या होता है, आप दर्पण के पीछे अगर इन किरणों को आप आभासी रूप से दर्पण के पीछे अगर आप खींचें, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि कुछ दूर जाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को कट कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं। जहाँ पे क्रॉस करेंगी वहीं पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे वस्तु की लंबाई से बड़ा तो बन रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है आपका। और अभी आपको हम बताए थे जो प्रतिबिंब सीधा होता है वो हमेशा आभासी होता है और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। तो ये 6 कंडीशन थे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला कंडीशन था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, तो उसका आपको पता है कि जब वस्तु अनंत पर रखा था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, मुख्य फोकस पे बन रहा था, बिंदु के आकार का बन रहा था, उल्टा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था। दूसरा क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी हुई हो तो उस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, C और F के बीच में बन रहा था। और तीसरा कंडीशन था कि जब वस्तु उसमें जो C और F के भी बीच में बन रहा था उसमें भी वस्तु उल्टा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और वस्तु जो है वस्तु से छोटा बन रहा था। और तीसरा क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हुई थी तो वक्रता केंद्र C पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पे ही बन रहा था और वस्तु का लंबाई जो है, प्रतिबिंब का जो लंबाई है वस्तु के लंबाई के बराबर, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। चौथा कंडीशन था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखी हुई थी, तो जब वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखी हुई तो आप देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब जो है C और अनंत के बीच में बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। पांचवा कंडीशन था जब वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हुई थी, तो जब F पर रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं अनंत पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बन रहा है। छठा कंडीशन था कि वस्तु जब वस्तु का जो है दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में रखी हुई थी उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा था कि दर्पण से पीछे की ओर, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बन रहा था। ये 6 कंडीशन थे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अब आप इसको क्या करिए, अपने नोटबुक पे खुद बनाइए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए, 2 बार 4 बार बनाइए और आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। अभी आपने देखा कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपने देखा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए 6 कंडीशन थे और यहाँ पे केवल आपको 2 कंडीशन पढ़ना है कि जब पहला क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु क्या हो, जब अनंत पर रखी हुई हो। तो देखिए ये मान लीजिए मेरा उत्तल दर्पण है। अब एक चीज़ आप जान लीजिए, अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो परावर्तन आपको बताए थे हम, इस धसे हुए पोर्शंस होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है ना, कि उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसका मतलब इसका फोकस जो है इधर होगा, वक्रता फोकस, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, इस वक्रता त्रिज्या सब इस दर्पण के पीछे की ओर होता है और अवतल दर्पण में क्या होता है, उसके सामने होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, तो जब अनंत पर वस्तु रखी है तो मुख्य अक्ष, ये जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, ये देखिए मुख्य फोकस ये है ना, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ भी वही चीज़, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो अब इन दोनों किरणों का अगर ये तो वास्तविक परिवर्तन है, इनका परावर्तन हो गया, लेकिन इनको अगर दर्पण के पीछे अगर हम खींचें और इनको मिलाने की कोशिश करें तो ये कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस पे। तो इसका मतलब कि वस्तु जब अनंत पर रखी हुई हो, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आपने देखा कि फोकस पर बना, ये देखिए फोकस पर बन रहा है, क्योंकि इन 2 किरणों को तो आप नहीं मिला पाएंगे क्योंकि ये दोनों 2 दिशा में जा रही हैं, ये कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इनको हम पीछे आभासी रूप से अगर पीछे खींचें
तो ये जो है मुख्य फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख्य फोकस पे दर्पण से पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है ना, दर्पण के पीछे की ओर मुख्य फोकस पर अत्यधिक छोटा, देखिए बहुत छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, मतलब बिंदु के आकार का, आभासी और सीधा बनता है। तो पहला कंडीशन क्या है उत्तल दर्पण में कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, बिंदु के आकार का, दर्पण के पीछे की ओर और आभासी एवं सीधा बनेगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। उत्तल दर्पण के लिए दूसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, मतलब ये अनंत हो गया और दर्पण का ध्रुव ये P हो गया मेरा, P यहाँ पे P, ये P लिख लीजिएगा, दर्पण का ध्रुव P जिसे पोल बोलते हैं। तो जब अनंत और P के बीच में रखी हुई हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके लिए क्या है, अब देखिए मान लीजिए मेरा वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, अनंत पे रखा हुआ है। अब अनंत पे रखा हुआ है तो इससे प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ये जा रही है, इसका फोकस इधर है। और दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन आप जानते थे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं, सी से बोलते हैं, मतलब वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ ये मान लीजिए वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये उसका अगर एफ है तो इसी इधर ही तो उसका सी होगा ना, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे आप सी बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से वापस आएगी, ये आप पढ़े थे। और एक कंडीशन आप पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण है मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये इधर से गई, इधर से परावर्तित हो गई। तो परावर्तित होने के बाद अब अगर आप इन दोनों किरणों को ऐसे तो नहीं मिलेंगी, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, नहीं मिलेंगी, लेकिन इन्हें आभासी रूप से पीछे दर्पण के पीछे की ओर अगर आप इन्हें मिलाना चाहें, आप इन्हें खींचेंगे तो ये देखिए दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस एफ ये हुआ, यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जिसे बोलते हैं, सी को अगर मिलाना चाहें आप ऐसे 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 खींचेंगे तो ये किरण यहाँ पे एक दूसरे को दोनों क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो जहाँ पे कट कर रही हैं वहीं पे आपका क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका वस्तु कितना बड़ा था और प्रतिबिंब आपका कितना छोटा बन गया। तो इसका क्या हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति में आप क्या लिखेंगे कि जब वस्तु दर्पण के अनंत और वक्रता दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखी हुई तो उस वस्तु का प्रतिबिंब P, मतलब ये मेरा पोल P और F मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है, देखिए उसी के बीच में बन रहा है ना। तो P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे बन रहा है, छोटा देख रहे हैं आप, वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी एवं सीधा बन रहा है। तो ये उत्तल दर्पण के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था कि जब वस्तु अनंत पर हो, और जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और फोकस पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, सीधा है, बिंदु के आकार का है, अत्यंत छोटा है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब अनंत और P के बीच में रखी हुई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F और P के बीच में बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ये दो कंडीशन हो गया। तो अब आपने जान के आप सीख लिए कि अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। आपने देखा अवतल दर्पण में 6 कंडीशन थे और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन है। अब उसके बारे में आप खुद से अपना कॉपी पे बनाने की कोशिश कीजिए, किरण को खींचिए, उसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से बनता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इनका कहाँ पे प्रयोग होता है, कहाँ पे इनका प्रयोग होता है। तो जैसे देखिए अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है आप देखेंगे टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, अग्रदीप मतलब क्या होता है, हेडलाइट्स, जो आगे का हेडलाइट्स होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है कि ये प्रकाश की किरण के जो पुंज हैं वो समांतर रूप से निकलते हैं और बहुत ज़्यादा दूर एरिया में जाकर के ये फैलते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसलिए हम जो है वाहनों में, क्योंकि हमें दूर तक देखना है, आगे आने वाली गाड़ियों को आगे का रास्ता देखना है दूर तक के लिए, तो हम हमेशा क्या उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। टॉर्च में भी हमें दूर का देखना पड़ता है, सर्च लाइट में भी, वाहनों के अग्रदीपों में वही, मतलब हेडलाइट्स में, दंत चिकित्सक। और ये जानते हैं आपकी अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनाता है ना। तो बड़ा बनाता है इसलिए जैसे जो दंत चिकित्सक होते हैं दांत का जब इलाज करते हैं तो उन्हें दांत को देखने के लिए किस तरह का उसमें कोई अगर डिफ़िकल्टीज है, कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें बड़ा देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो दांत का साइज को जहाँ भी कोई दिक्कत हो उसको बड़ा दिखाई देता है।
और सौर भट्टियों में क्या करते हैं कि जो बहुत मात्रा में जो सूर्य की किरणें आ रही हैं उन्हें हमें एक पॉइंट पर केंद्रित करना है। तो ये क्या करता है कि एक पॉइंट पर ला करके उन्हें केंद्रित करता है, उससे बहुत ह्यूज अमाउंट में हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसलिए उसका भी अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। तो आप लिखेंगे, आप अपना जब आंसर लिख रहे होंगे कि इसका कहाँ उपयोग होता है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन के अग्रदीप मतलब हेडलाइट्स, दंत चिकित्सा में और सौर भट्टियों में, यहाँ पे आप जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए, जैसे जो पीछे के, जैसे साइड मिरर बोलते हैं, आप देखे होंगे गाड़ी मोटर में जो होता है साइड में ड्राइवर और जो पायलट और को पायलट होते हैं उनके बगल में आप देखेंगे तो साइड मिरर होता है। वो क्या करते हैं, जो पीछे की आने वाली वाहन है उसको देख पाते हैं, और इसलिए वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण आप देखेंगे हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बना दे, अगर अवतल लगा देंगे तो वो क्या करेगा, उल्टा दिखाएगा, मतलब लगेगा कि ये तो गाड़ी उल्टा आ रही है, उसका चक्का ऊपर चल रहा है, नीचे ड्राइवर बैठा हुआ है, तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, आपको भी दिक्कत हो जाएगा, अब डर जाएंगे कि ये कैसा गाड़ी आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो हमेशा वहाँ पे क्या लगाते हैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि वो वस्तु से छोटा, क्योंकि गाड़ी के पीछे बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है तो उसका प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बना के हमको दिखाएगा, और ड्राइवर को पता चल जाएगा कितनी बड़ी गाड़ी है, उसे कितना हमें प्लेस देना है, कितना जगह देना है, ताकि वो गाड़ी पास हो जाए, हमसे आगे निकल जाए। तो वो वाहनों में पीछे की आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और भी इसका उपयोग है, जैसे रोड लैंप होते हैं, आप देखे होंगे जो रास्ते में लगाया गया था रोड लैंप जो प्रकाश देता है, वो अभी देखिए प्रकाश फैला कर देता है, बहुत मात्रा में कुछ दूर के एरिया को जो है प्रकाशित करता है। वहाँ पे भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रयोग, कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है।